तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पिछली क्लास में हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में, संसद के बारे में और संसद की फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसके बारे में काफ़ी हमने चर्चा की है आपसे। उसको अगर आप देखना चाहें तो पिछली क्लास की वीडियो आप देखें। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं। अब इस क्लास में हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर किस तरह से है। अब देखें, आप बिना समय गंवाए आगे बात करते हैं। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के नेचर की बात करें तो लोकसभा को हम कहते हैं पहला सदन, पहला हाउस, और राज्यसभा को दूसरा हाउस या दूसरा सदन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर संसद के हाउस पूछता है तो संसद के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पिछली क्लास में ही मैंने बताया है, थोड़ा सा और उसमें मैं चर्चा कर लेता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा को निम्न सदन या उच्च सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है तो क्या इसका मतलब ये है कि राज्यसभा को कोई विशेष दर्जा मिला हुआ? ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा बनी हैं वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के नमूने पर बनी है, उसी के मॉडल पर बनी है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नमूने पर है और जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के नमूने पर है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है, तो उसी तरह से हम भी राज्यसभा को उच्च सदन कह देते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स को वहाँ पर लोअर हाउस कहा जाता है। अब ये जो परंपरा हमने बरकरार रखी है उसकी एक वजह तो ये है कि जो ट्रेंड हमने लिया है ब्रिटिशर्स से उसको हमने बरकरार रखा है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि हमने शासन की संघीय प्रणाली को अपनाया है और हम जो हैं राज्यों को विशेष महत्व देते हैं। अच्छा, विशेष महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि संघ में राज्य डोमिनेट करें, लेकिन अब चूंकि भारत में विविधता है तो किसी भी राज्य में, अब देखें ना, आज़ादी के समय में दंगे फसाद आम थे, है ना, अलगाववादी गतिविधियाँ आम थी, तो किसी भी राज्य को संघ के साथ शामिल होने में खुशी महसूस हो, उसके साथ जुड़े रहने में खुशी महसूस हो, तो इस तरह का आप एक संकेत भी कह सकते हैं कि जो राज्यों का सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं उसे हमने कह दिया उच्च सदन। इसके अलावा इनको उच्च सदन या निम्न सदन कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें कोई छोटा है या कोई बड़ा है। अच्छा, अब लोकसभा कमतर है या राज्यसभा कमतर है या इनमें कौन बड़ा है, इसको लेकर के डिस्प्यूट होते रहते हैं। इससे अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अब चलिए, तो लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन हो गया। अब लोकसभा को हम कहते हैं जनता का सदन, राज्यसभा को कहते हैं राज्यों का सदन। अक्सर हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई राज्यसभा को राज्यों का सदन क्यों कहते हैं, तो अब आप लोग आंसर देते हो कि वहाँ से जो कैंडिडेट चुन के आते हैं राज्यों से चुन के आते हैं। तो क्या लोकसभा में विदेशों से चुन के आते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। फिर कुछ आप कह सकते हो, कह देते हो कि सर वो एक्चुअली क्या है कि जो जिस राज्य की जितनी आबादी होती है उसी के हिसाब से राज्यसभा में उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी कि जिसकी आबादी जितनी है उतनी सीटें उसे राज्यसभा में मिलेंगी, इसलिए उसे राज्यों का सदन कह देते हो। नहीं साहब, तो ऐसा तो लोकसभा में भी है। लोकसभा का जो परिसीमन होता है, लोकसभा की जो सीटें होती हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जिस राज्य की जितनी आबादी हो उसे उतनी सीटें मिलें। तभी तो आप यूपी देखो, यूपी में 80 सीट हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1-1 सीट है, तो यूपी की आबादी सबसे ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो अब मुद्दा ये है कि राज्यसभा को राज्यों का सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन इसलिए कहते हैं कि जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जब भी आप संसद में किसी भी विधेयक पर या किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी चर्चा में जब आप डिस्कशन में भाग लोगे संसद में, तो उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके राज्यों का, जिस राज्य के कोटे से आप चुने गए हैं, जिस राज्य से आप आए हैं, आपके राज्यों का हित बना रहे। वो बात अलग है कि अब अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है तो चुनकर आ रहा है वो लोकसभा की राज्यसभा की सीट कहाँ से, केरल से, तो अलग चीज़ें हैं। इस पर हम किसी और क्लास में बात करेंगे, फिलहाल अपने मुद्दे पर रहते हैं। तो राज्यसभा को राज्यों का सदन इसलिए कहते हैं, ध्यान रखना, कि राज्यसभा सदस्यों से ये आशा की जाती है कि जब भी संसद में वो किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने अपने राज्यों के हितों की देखभाल करेंगे, ठीक है साहब। अब लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं, अब इसको के लेकर के भी डिस्प्यूट रहते हैं। अगर लोकसभा जनता का सदन है तो राज्यसभा जनता का सदन क्यों नहीं है। अब देखो, हमने किसको चुना, जनतंत्र को। किसको चुना है हमने? जनतंत्र या लोकतंत्र को हमने चुना है। अब लोकतंत्र को जब हमने चुना है तो ये किया है कि भाई जनता के वोटों से ही सरकार चुनी जाएगी। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री, एमएलए, एमपी जो हो, वो सब जनता के वोटों से चुने जाएंगे।
तो अब आप कहोगे क्या साहब राज्यसभा में जनता के वोटों से नहीं चुने जाते? नहीं, राज्यसभा में भी जनता के वोटों से चुने जाते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, लोकसभा को जनता का सदन, और उसके बाद मैंने लिखा यहीं पर लोकप्रिय सदन कहने की जो खास वजह है वो ये है कि जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी वही पार्टी सरकार बनाएगी। आपकी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, आपकी सीट 0 हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकसभा में आपको मेजोरिटी मिली हुई है तो आप वहाँ पर सरकार बनाएंगे भी और सरकार चलाएंगे भी। यानी कि आप लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से आप अपनी सरकार बनाएंगे। और अगर लोकसभा में आपकी सीट कम हो जाती हैं, आपकी सरकार चली भी जाएगी। इसलिए लोकसभा को हम जनता का सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रत्यक्ष सदन और अप्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं? आप जो भी 18 साल का है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपना जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें वोट देगा और सभी के वोट काउंट होंगे, सभी के वोटों से लोकसभा का मेंबर चुना जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप अपने कैंडिडेट को डायरेक्ट चुन रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में इसकी स्थिति दूसरी है। आप लोग अपने एमएलए चुनते हैं, असेंबली के मेंबर चुनते हैं आप लोग, एमएलए जो हैं फिर वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। आप लोगों ने एमएलए को वोट दिया, एमएलए के वोट से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को हम कहते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष चुना हुआ सदन। ओके, तो लोकसभा प्रत्यक्ष सदन है और राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष सदन है। अब यहाँ पर बात आती है अस्थायी सदन और स्थायी सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन। इसकी क्या वजह है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसका सार निकल के ये आता है कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। आज चुनाव हुआ है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि लोकसभा गठन कैसे होता है और लोकसभा कार्यकाल क्या होता है। पिछली क्लास आप लोग देखिए, आपने यूट्यूब में सारी क्लास मेरी हैं। तो आज लोकसभा गठन हुआ, अगले दिन लोकसभा भंग भी हो सकती है, बल्कि अगले दिन तो कहिए आज 12 बजे लोकसभा का गठन हुआ, 12:01 पर लोकसभा भंग भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। आमतौर पर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इसी क्लास में मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या कंडीशंस होती हैं जब लोकसभा भंग हो सकती है या भंग हो जाती है। आप मेरी क्लास में आखिर तक बने रहिए। तो लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन है और किस किस कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, इसलिए उसको कहते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन। अब यहीं पर कुछ बुक्स में आपको मिलेगा और ज़्यादातर बुक्स में ये नहीं है। जैसे आपको सभी को पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है, यानी कि आप जब राज्यसभा में एक बार चुने गए तो आपका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा। राज्यसभा के सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग हो सकती है, इसीलिए राज्यसभा को हम कहते हैं स्थायी सदन। उसके बाद ये कहते हैं कि राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कितने 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? 250, 250 मेंबर हो सकते हैं ना। यहाँ पर लिखा भी है, नीचे लिखा है राज्यसभा में। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, और राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए मेंबर चुने जाते हैं। ऐसी क्या वजह है? जिस तरह से लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, राज्यसभा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं होते? ऐसा क्या है कि हर 2-2 साल बाद उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और फिर नए मेंबर उसकी जगह चुन कर आते हैं? तो इसके लिए ये कहा गया है कि भाई राज्यसभा में नए लोग और पुराने लोग, यानी कि ताजगी और अनुभव दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। आज मान लीजिए आप राज्यसभा में इलेक्टेड हुए, आपके 2 साल बाद ये इलेक्टेड हुए और उसके 2 साल बाद ये इलेक्टेड हुए, तो जो पहले इलेक्टेड हुए हैं वो पहले रिटायर हो जाएंगे, उसके 2 साल बाद उनके बाद जो आए हैं वो रिटायर होंगे, उसके 2 साल बाद जो उनके बाद आए हैं वो रिटायर होंगे। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में ये जो सिस्टम हमने बनाया है कि हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, वो इसलिए बनाया है कि राज्यसभा में अनुभव और ताजगी दोनों का मिश्रण बना रहे। नए सदस्य आएँ, पुराने सदस्य उनको ट्रेनिंग दें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों भंग हों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों भंग हों और देश में कोई आपत्ति आ जाए,
आपातकाल आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। तो इस सोच को हालांकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, इस चीज़ को नज़र में रख करके हमारे संविधान बनाने वालों ने ये व्यवस्था की है कि कम से कम एक सदन ऐसा हो जो हमेशा रहे, वो कभी भी भंग ना हो। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का है और उसके हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होती। राष्ट्रपति को या अन्य किसी संस्था को इसे भंग करने का अधिकार नहीं है। अब यहीं पर एक दिलचस्प बात ये आती है कि जब 1952 में 1952 में पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ तो सभी लोग 6 साल के लिए चुने गए, है ना भाई। 1952 में जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ, लोकसभा का गठन हुआ, तो राज्यसभा के जितने मेंबर थे वो सभी 6 साल के लिए चुने गए। अब 2 साल बाद किसे रिटायर किया जाए, क्योंकि कहा है ना भाई 2 साल बाद रिटायर होंगे, उसके अगले 2 साल बाद फिर लोग रिटायर होंगे, तो आने वाले 2 साल बाद फिर उसके बाद 2 साल बाद यानी 4 साल बाद किसे रिटायर किया जाए भाई, कौन रिटायर हो जाएगा, कार्यकाल तो सभी को मिला हुआ है। तो इस समस्या का हल सुझाया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने कहा था कोई लॉटरी निकालिए। लॉटरी का मतलब ये है कि सभी के नाम लिखो, सभी की पर्चियाँ बंद करो, नाम लिखो और 1/3 लोगों का 1/3 पर्चियाँ उसमें निकालो, तो जितनी पर्चियों में जिनके नाम लिखे हुए आएंगे वो रिटायर हो जाएंगे। अगले 2 साल बाद फिर पर्चियाँ निकालना, जिनके नाम लिखे आएंगे वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है साहब, ये हल निकाला था उन्होंने। तो जो लकी थे, जिनकी पर्चियाँ नहीं निकली, उन्होंने 6 साल तक काम किया और जो अनलकी थे उन्होंने 2 साल या 4 साल तक काम किया। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बात है कि जो मेंबर राज्यसभा का रिटायर हो गया तो क्या वो दोबारा चुनकर आएगा कि नहीं आएगा, उसे क्या दोबारा इलेक्शन लड़ने का अधिकार है या नहीं है? है। जो भी मेंबर है, चाहे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इसमें जो है कि चांस लिमिटेशन नहीं है। जैसे IAS में आप 6 बार से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन लड़ने में कोई भी अटैम्प्ट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में अगर आप रिटायर हो गए तो अगली बार फिर से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगली बार फिर से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा उल्टा हो गया, लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा, लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, अब मैंने अभी आपसे वादा किया था ये बताने का कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जब लोकसभा भंग हो जाती है या भंग हो सकती है। देखिए, लोकसभा की जिस दिन पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर के 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन इससे पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। वो क्या है, एक सीधी सीधी परंपरा ये है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को ये सिफारिश भेजें कि भाई लोकसभा को भंग कर दीजिए और नए चुनाव कराइए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, भंग कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। अच्छा, सरकार की सलाह पर वो कब काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, इसी वीडियो में आके इस पर भी डिस्कस करूँगा। तो आमतौर पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो हैं वो सरकार की यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं और राष्ट्रपति आमतौर पर इस सलाह को मान भी लेते हैं। क्या कि भाई प्रधानमंत्री ने सिफारिश की कि भाई लोकसभा को समय से पहले भंग कर दीजिए और नए चुनाव कराइए, उसकी कोई भी वजह हो सकती है और ऐसा हुआ भी है। एक बार जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश भेजी थी कि भाई लोकसभा को भंग कर दीजिए और नए चुनाव कराइए। तो उस समय भारत में पहली बार मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो ये मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो राष्ट्रपति जो हैं सरकार की सिफारिश पर, सरकार माने मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन हुए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति यहाँ उनकी सलाह को मानने के लिए मजबूर नहीं है। अगर मान लीजिए लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है और सरकार ने 2 साल या 3 साल बाद या 4.5 साल बाद ही सिफारिश कर दी कि साहब भंग कर दीजिए और नए चुनाव कराइए, तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी सिफारिश को माने। ठीक है, अब अलग अलग चीज़ें होती हैं राजनीति में। कभी तो अक्सर सरकारें चाहती हैं कि पूरे 5 साल सरकार चले, लेकिन एक बार क्या हुआ था सन 2004 में, सन 2000 में अटल जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनका कार्यकाल इस बार 2005 तक था, लेकिन उन्होंने 2004 में ही 1 साल पहले ही लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो राष्ट्रपति ने वो सिफारिश मान ली थी, वो लोकसभा 1 साल पहले भंग हो गई थी। नए चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें फिर जो है यूपीए को मेजोरिटी मिली थी और मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सरकार कब तक गद्दी पर बैठी रहेगी, या प्रधानमंत्री या मंत्री जो हैं वो कब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे, या सरकार कब तक टिकी रहेगी। देखिए, एक बार सरकार बन गई,
एक बार सरकार बन गई, अच्छा तो क्यों ना इससे पहले ये देख लें कि सरकार बनती कैसे, क्यों ना इससे पहले ये देख लें सरकार बनती कैसे, कैसे गठन होता है सरकार का, है ना। चुनाव हुए, आम चुनाव समझते ना, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन या आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब क्या हुआ बताएं? हाँ, अगर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है यानी कि विधानसभा की सभी सीटों का चुनाव एक साथ हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब लोकसभा की सभी सीटों का चुनाव एक साथ हो रहा है, उसे कह रहे हैं जनरल इलेक्शन या आम चुनाव। तो अभी जैसे हम 2023 में हैं, अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने, तो आम चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा की सभी सीटों का चुनाव एक साथ होगा। अच्छा लगे हाथ यहीं पर जब बात चलिए तो एक चीज़ और बता देते हैं, ये तो हो गया आम चुनाव जब सभी सीटों का चुनाव एक साथ हो रहा है। मध्यावधि चुनाव क्या होता है? मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन, जब भी लोकसभा का पूरा कार्यकाल ना हो पाए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। अगर वो कार्यकाल पूरा ना हो पाए 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद, 5 साल से पहले कभी भी लोकसभा भंग हो जाए, उसके बाद नए चुनाव होंगे तो उन्हें हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो ये मध्यावधि चुनाव के आम चुनाव नहीं होते? होते हैं। मध्यावधि चुनाव भी आम चुनाव ही होते हैं। देखिए ना, आम चुनाव का मतलब ये है कि जब सभी सीटों का चुनाव एक साथ हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखें उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा का चुनाव हो रहा? बागेश्वर में। हमारे एक माननीय मंत्री जी थे, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी, कहाँ पर चुनाव हो रहा है? बागेश्वर में। तो बागेश्वर विधानसभा के लिए इस समय इलेक्शन होने वाला है, उसके प्रोसेस चल रहा है। तो आप बताएं वो जो अकेली बागेश्वर विधानसभा का जो चुनाव है वो आम चुनाव है, मध्यावधि चुनाव है या कौन सा चुनाव है वो? आप बताएं। हाँ यस, वेरी गुड, वो उपचुनाव है, बाइपोल कह देते हैं उसको। अभी मैं बताता हूँ आपको, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, इन तीनों का अंतर मैं आपको बताऊँगा। आम चुनाव जब सभी सीटों का चुनाव एक साथ हो रहा है, उसके बाद जैसे अभी बागेश्वर विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उसे हम कहते हैं उपचुनाव। किसी भी वजह से कोई एक या एक से ज़्यादा सीट खाली हो जाए, चाहे वो विधानसभा की हो या वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो। अच्छा यहीं पे बताते चलूँ आपको, जैसे राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 2 साल तक राज्यसभा की सदस्यता निभाई, 2 साल बाद किसी वजह से उनकी वो सदस्यता चली गई, उनका निधन हो गया हो या कोर्ट से उनको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो गई हो या उनको बर्खास्त कर दिया गया हो सदस्यता से, किसी भी वजह से उनकी सदस्यता खत्म हो गई। कितने दिन के लिए चुने गए थे वो? कितने दिन के लिए चुने गए थे? 6 साल के लिए चुने गए थे। 2 साल बाद उनकी मेंबरशिप चली गई, अब उनकी जगह नया चुनाव होगा, उस चुनाव को हम कहेंगे उपचुनाव। क्या कहेंगे? उपचुनाव। जैसे बागेश्वर में माननीय मंत्री जी के निधन के बाद सीट खाली हो गई, उनकी सीट भरने के लिए नया चुनाव हो रहा है, या राज्यसभा की कोई मेंबर है उसकी जो सीट है 2 साल बाद चली गई, उसकी जगह अब नया चुनाव हो रहा है। तो इस तरह के जो चुनाव होंगे उन्हें हम कहेंगे उपचुनाव, चाहे वो बागेश्वर विधानसभा का हो, राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। जब सभी सीटों का चुनाव एक साथ होगा उसे आम चुनाव कहेंगे, और जब 2 या 1 या 2 से ज़्यादा सीटों का चुनाव बीच में ही होगा, कार्यकाल के बीच में ही होगा, दोबारा होगा, उसे हम कहेंगे उपचुनाव। तो अभी इन्हें कितना समय मिलेगा? राज्यसभा के सदस्य का उस सीट के लिए जो कार्यकाल 6 साल था, 2 साल पूरे हो गए, अब मिलेंगे उसे बाकी 4 साल। 3 साल बाद अगर वो चुनाव हुआ तो 3 साल मिलेंगे, 5 साल बाद अगर वो चुनाव हुआ तो उसे 1 साल मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ध्यान रखिएगा कि मैं बोलता बहुत हूँ, लिखाता कम हूँ। मेरी क्लास में आप जब भी बैठें तो कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अब जितना कार्यकाल बचा है उतना ही उसको समय मिलेगा। अब जैसे बागेश्वर में चुनाव हो रहा है, अभी हमारे यहाँ 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, अगले चुनाव 2027 में होंगे, तो अब 2023 में चुनाव हो गया तो उनको 5 साल ना मिल करके 4 साल या जितना भी समय रह गया वो मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आम चुनाव सभी का एक साथ चुनाव, उपचुनाव जब भी किसी एक या एक से ज़्यादा सीट का चुनाव बीच में ही कभी हो जाए। उसके बाद शब्द आता मध्यावधि चुनाव। तो क्या मध्यावधि चुनाव आम चुनाव नहीं होता है? होता है। मध्यावधि चुनाव कॉन्सेप्ट ये है कि विधानसभा या लोकसभा कार्यकाल जो था 5 साल था, लेकिन 5 साल से पहले ही विधानसभा या लोकसभा भंग हो गई, उसके बाद फिर से चुनाव हो गए हैं, तो वो आम चुनाव हुई, लेकिन उन्हें हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव, जब भी सदन भंग हो जाए और भंग होने के बाद फिर से इलेक्शन हो जाए। ठीक है साहब। तो भारत में लोकसभा के पहले मध्यावधि चुनाव जो हुए थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। अब बात करते हैं सरकार कैसे बनती है। देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में सरकार उसी पार्टी की बनेगी जिसे लोकसभा में मेजोरिटी मिली होगी या लोकसभा में बहुमत मिला होगा। अब बहुमत का मतलब क्या है, आप ये देखें, जरा इधर दिखाएं इसको, कैमरा इधर करें। आप देखें यहाँ पर मैंने कहा बहुमत। हमारे यहाँ लोकसभा में जो सीट हैं 543 हैं, 543 हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत का मतलब ये है कि जो कुल सीट हैं
उन्हें आप 2 से भाग कीजिए, यानी कि उनका आधा कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। कुल सीट बटा 2 प्लस 1, इसे हम कहते हैं बहुमत। इसे हम सामान्य बहुमत भी कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। इसे हम सामान्य बहुमत भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग इसको लिखिएगा अभी। इसे हम सामान्य बहुमत भी कहते हैं, इसे हम जो हैं स्पष्ट बहुमत भी कहते हैं, क्लीन मेजॉरिटी या स्पष्ट बहुमत भी कहते हैं, क्लीन मेजॉरिटी या स्पष्ट बहुमत भी कहते हैं। अगर अब जैसे यूपी की बात करें तो यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यूपी विधानसभा में कोई बताएं कितनी सीट हैं? यूपी विधानसभा 403 पक्का? तो ओके, यूपी विधानसभा में 403 सीट हैं, तो उसका आधा कितना हो गया? लगभग 202, ठीक है ना। उससे एक ज़्यादा कितना हो गया? 203। तो यूपी विधानसभा में जिस पार्टी के पास 203 सीट होंगी वो सरकार बनाने का दावा करेगी। उसी तरह से उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीट हैं? 70 या 70, उसका आधा कितना हो गया? 35, उससे एक ज़्यादा कितना हो गया? 36। तो उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को 36 या उससे ज़्यादा सीट मिलेंगी वो सरकार बनाने का दावा करेगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, जैसे 70 सीट थी उत्तराखंड में, तो 70/2 35 + 1 = 36। इसे हम कहते हैं सामान्य बहुमत या स्पष्ट बहुमत, सरकार बनाने के लिए ज़रूरी सदस्य संख्या। लोकसभा के मामले में इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 273, इसे हम कहते हैं सामान्य बहुमत। अच्छा, यहीं पर एक शब्द आता है, सामान्य बहुमत के साथ साथ एक शब्द आता है 2/3 बहुमत। अच्छा, सामान्य बहुमत को पूर्ण बहुमत भी कहते हैं, ध्यान रखना, टोटल मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत भी कहते हैं। सामान्य बहुमत, स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत, ये सब एक ही बातें होंगी। अब यहीं पर एक शब्द आता है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत का मतलब क्या है कि हाउस की जितनी सीटें हैं उनका 2/3 आपके पास है। यहीं पर एक शब्द आता है प्रचंड बहुमत। हाउस में जितनी सीटें हैं, प्रचंड बहुमत, जो आपको जैसे आज़ादी के बाद जो शुरुआती 2 चुनाव थे उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, उसे हम कहते हैं प्रचंड बहुमत। यानी कि जो कुल सीटें हैं उनका 3/4 का मतलब 75% सीट आपको मिल गई हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रचंड बहुमत। तो चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी। अब सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए सामान्य बहुमत या स्पष्ट बहुमत या क्लीन मेजॉरिटी। आप लोकसभा में हैं, लोकसभा में आप हैं, टोटल 543 सीट हैं, इसमें आपको मिल गई 273 सीट। 273 सीट आपको कम से कम मिल गई, तो आप जो है सरकार बनाने की स्थिति में आ गए, सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल है। 273 सीट मिल गई हैं, आप राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं और एक एप्लीकेशन टाइप देते हैं, मिलते हैं, चाय पानी होता है, एप्लीकेशन टाइप देते हैं कि साहब ये इलेक्शन हो गया, ये हमारी पार्टी की सीट है और मुझे मेरी पार्टी ने अपना नेता चुना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सरकार बनाने का मौका दें। तो ऐसे में राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है, आप सरकार बनाइए। कभी कभी ऐसा होता नहीं भी जाते हैं। अब राष्ट्रपति महोदय के पास लिस्ट आ जाती है इलेक्शन कमीशन की कि साहब लोकसभा का चुनाव हो गया, इस पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, तो राष्ट्रपति खुद भी इन्वाइट कर लेते हैं कि आइए भाई आप सरकार बनाइए। तो हम जब उनके पास जाएं तो हम कहेंगे सरकार बनाने का दावा हम पेश कर रहे हैं, वो हमें बुलाएं तो वो कहेंगे भी हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सी बात जो सामान्य चल रही है कि आपको मेजोरिटी मिल गई है, 273 या उससे ज़्यादा सीटें मिल गई हैं, राष्ट्रपति ने कहा भाई आइए सरकार बनाइए, फला तारीख को आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। तो अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में मिलकर तय करते हैं कि किस तारीख को आपने शपथ लेनी है। तो राष्ट्रपति जो भी तारीख आपको दे दें उस तारीख को आप जो है वो शपथ ले लेंगे। आमतौर पर आप जो शपथ लेते हैं वो संसद का जो केंद्रीय हाल होता है उसमें लेते हैं। बाकी राष्ट्रपति जहाँ चाहें वो आपको शपथ दिला सकते हैं। वो अपने ऑफिस में बुला करके भी आपको शपथ दिला सकते हैं, सड़क पर भी शपथ दिला सकते हैं, जहाँ चाहें राष्ट्रपति आपको शपथ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति आपके घर आके आपको शपथ दिला गए, आपकी सरकार बन गई, आप प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संसद है, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो संसद में ही होती हैं, आमतौर पर रिवाज है, लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अक्सर मैंने एक आध बार देखा है कि राज्यों में जब राजनीतिक अस्थिरता हुई है तो होटलों में विधानसभा के सेशन हो गए, वहीं पर सरकार बनाने के लिए शपथ दिला दी गई। तो राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए बुलाया किसको? उस पार्टी के नेता को जिसके पास मेजोरिटी है, ठीक है। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति ने किसी को शपथ दिला दी, देखते शपथ लेते हो, देखते हो ना, जो शपथ लेते हैं 2-3 लाइन की शपथ होती है, उसके बाद एक रजिस्टर रखा रहता है, उसमें वो सिग्नेचर करते हैं, फिर तालियां, है ना। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बन गए, तो जैसे ही प्रधानमंत्री बन गए सरकार का गठन हो गया, सरकार बन गई। अच्छा, अभी इसमें और बात करेंगे कि प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद उसमें मंत्री कैसे बनते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी अपने इसी मुद्दे पर हम रहते हैं। ये तो थी सिंपल कंडीशन, सिंपल स्थिति।
अब मान लीजिए किसी को ये 273 सीटें या जो सिंपल मेजोरिटी या स्पष्ट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। अब ये जो सिंपल मेजोरिटी है इसे कहते हैं हम राजनीति विज्ञान की शाखा में, राजनीति विज्ञान की भाषा में जादुई आंकड़ा, मैजिक नंबर। अपनी पिछली किसी क्लास में मैंने ये बोला भी है, ये जो 273 सीट हैं, या आप यूपी में हैं, यूपी में आपको 203 कितना निकाला, 203 या 4 जो भी हैं, या उत्तराखंड में हैं तो आपको जो 36 सीट चाहिए उसे हम कहते हैं मैजिक नंबर या जादुई आंकड़ा, जो सीटें ज़रूरी हैं सरकार बनाने के लिए। अब मान लीजिए आपको जादुई आंकड़ा ना मिला, अब साहब हैंगिंग असेंबली या हैंगिंग पार्लियामेंट की स्थिति आ गई। हैंगिंग, लटकती हुई, हिंदी में इसे कहते हैं त्रिशंकु, हिंदी में इसे कहते हैं त्रिशंकु, है ना, हिंदी में से कहते हैं त्रिशंकु। अब जो सदन हो गया वो त्रिशंकु हो गया। त्रिशंकु सदन का मतलब क्या है, या हैंगिंग पार्लियामेंट या हैंगिंग असेंबली का मतलब ये है कि सरकार बनाने और सरकार चलाने के लिए शाम ढलती जा रही है, अंधेरा हो रहा है, अगर किसी को अपने घर जाना चले जाएं, हम बोलते रहेंगे, आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, अगर किसी को जाना है तो चले जाएंगे, हम बोलते रहेंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना। तो हैंगिंग पार्लियामेंट या हैंगिंग असेंबली का मतलब ये है कि सरकार बनाने और सरकार को चलाने के लिए किसी के पास ही मेजोरिटी नहीं हो। अभी आपने देखा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। विपक्ष को पता था सरकार के पास मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया। अगर आप देखें, अगर इस सरकार के पास मेजोरिटी ना होती तो क्या ये सरकार चलती? अगर विपक्ष के पास सीट ज़्यादा होती तो ये सरकार नहीं चलती, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास होता इसका मतलब क्या है, सरकार गिर गई। तो सरकार न केवल बनाने बल्कि उसको चलाने, और सरकार जो भी कानूनों का मसौदा संसद में रख रही है उनको संसद द्वारा पास कराने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लोकसभा में तो मेजोरिटी हो, राज्यसभा में भी आप मेजोरिटी का इंतजाम कर सकें। लेकिन भले ही विधेयक पास ना हो, भले ही राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी ना हो, लेकिन सरकार को बनाने और चलाने के लिए आपके पास लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में मेजोरिटी का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग पार्लियामेंट। अब यहीं पर शुरू हो जाता है गठबंधन का दौर। देखिए, शुरुआती दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब और हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जब तक ये लोग रहे तब तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी मिलती रही, हमेशा मेजोरिटी मिलती रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ना मिली हो। अच्छा, उससे पहले 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसे हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अलायंस गवर्नमेंट थी नहीं, क्योंकि सभी पार्टियाँ मिल करके चुनाव लड़ी थी। ये उसकी बहस फिर कभी बाद में। अब हम बात करते हैं 1989 में क्या हुआ था कि जब इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो ज़रूरी आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा हम कह रहे हैं 273 सीट का, वो नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को नहीं मिला था, ना कांग्रेस को, और उस समय जो पार्टी थी जनता दल या अन्य जो पार्टियां थी, किसी को भी ये आंकड़ा नहीं मिला था। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा यानी कि जो 273 सीट का आंकड़ा जो है वो नहीं मिला था। तो ऐसे में अब यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप है या राष्ट्रपति मात्र औपचारिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि कुछ संविधान में लिखित रूप से और कुछ परंपरागत रूप से हमने राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की है कि वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को अपने हस्ताक्षर और अपनी मोहर से जारी करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ राष्ट्रपति जो है वास्तविक शासक बन जाते हैं या निर्णायक बन जाते हैं, या राष्ट्रपति की मर्जी जो है वहाँ अब महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पर आप राष्ट्रपति को कठपुतली या रबर स्टैंप नहीं कह सकते। इसके बारे में डिटेल में फिर हम कभी बात करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर राष्ट्रपति को वास्तविक सत्ता हासिल हो जाती। फिलहाल इस चीज़ पर, इस मुद्दे पर हम गौर करते हैं कि जब 1989 में ऐसा हुआ या कभी भी ऐसा हुआ कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी ना मिली, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी को इनवाइट किया कि आइए आप सरकार बनाइए। देखें आप ना, किसी ने दावा नहीं करा, किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रित किया कि आप सरकार बनाइए, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया कि भाई हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप भाई प्रधानमंत्री के रूप में आपको शपथ दिला दी, अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है फिर भी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में आपको शपथ दिला दी, सरकार का गठन कर दिया, तो बहुमत तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। अब देखो, एक तो बिल्कुल एक कहते हैं ना खुला खेल, मुरादाबादी पता नहीं फर्रुखाबादी क्या माहौल है वो। अभी आप देखें ना 2014 में इलेक्शन हुए, फिर 19 में इलेक्शन हुए, तो एनडीए को क्लीन मेजोरिटी थी, उसकी मेजोरिटी पे किसी को कोई संदेह नहीं था। तो राष्ट्रपति ने सीधे शपथ दिलाई और बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनको बहुमत है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब बहुमत पर संदेह हो
या बहुमत ना हो, इधर उधर से अरेंजमेंट करके सरकार बनाई जाए, तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं ना कि ठीक है आपको प्रधानमंत्री बना दिया, वो कह देते हैं कि इतने दिन में आप हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। वो 1 हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का समय दे दें। अभी तक अधिकतम 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने से ज़्यादा कभी राष्ट्रपति ने किसी को समय दिया नहीं। तो अगर मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति कहेंगे भाई आप ठीक है सरकार बन गई, अब आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। तो राजीव गांधी ने इनकार कर दिया कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद फिर जनता दल, और जनता दल को बहुत सी पार्टियों ने सपोर्ट की, बीजेपी भी थी उसमें, हालांकि बीजेपी सरकार में शामिल नहीं हुई थी। मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद अगला ही बिंदु में बताऊँगा, भूल जाऊँगा, अगला ही बिंदु में बताऊँगा आपको बाहर से समर्थन या मिली जुली सरकार, ये मैं बताऊँगा अभी आपको। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, बाहर से समर्थन या मिली जुली सरकार, अभी बताऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद इस बात पे मैं आऊँगा। तो अब ऐसे में राष्ट्रपति का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसे बुलाते हैं सरकार बनाने के। अब राजीव गांधी ने मना कर दिया, अब राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे सरकार बनाने के लिए बुला देंगे। आपने फिल्म देखी वेलकम? वेलकम फिल्म देखी है? वेलकम, वेलकम पहली वाली, तो उसमें जो विजय राज है ना, विजय राज वो उसमें डायरेक्टर बने हुए हैं, और वो सुनील शेट्टी, एक सीन है ना सुनील शेट्टी वाला, सुनील शेट्टी उन्हें डेट या टाइम देने से मना कर देते हैं, तो क्या कहते हैं विजय राज सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से। सामने नाना पाटेकर आ रहे हैं, वो नाना पाटेकर देखते हैं, चश्मा उसको चश्मा लगाते भी, इधर को देखो उधर को ना, कहते हैं सड़क से उठा करके स्टार बना दूंगा। फिर अगला सीन क्या है, मजनू क्या बोलता है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। देखिए फिल्म, अगर आपने देखी देखना ज़रूर। डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं वो कॉमेडी फिल्में देखिए, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो उसी तरह से अगर राष्ट्रपति किसी को भी चाहें, वो भारत का नागरिक हो, 25 साल उसकी उम्र हो, भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र हो, उसकी लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं रखता हो वो रखता हो, किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देंगे महीना 1.5 महीना के लिए। लेकिन साहब उसकी गद्दी रहेगी तभी जब वो सदन में मेजोरिटी प्रूव करेगा। तो राष्ट्रपति साहब इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो देखेंगे ना किसकी सरकार बनेगी, चला भी लेगा कि नहीं चला लेगा। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जिसे चाहें उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे और उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। अब यहीं से बात आती है अलायंस या गठबंधन, अलायंस या गठबंधन। जब भी सरकार बनाने या सरकार चलाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां हाउस में आपस में पैक्ट करती हैं, समझौता करती हैं कि जब भी कोई बिल पे वोटिंग होगी या जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर या सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर, यानी कि हाउस में जब भी किसी बिल पर या किसी भी डिस्कशन पर वोटिंग होगी तो हम दोनों साथ हैं, इसे हम कहते हैं अलायंस या गठबंधन। भारत में सबसे पहली जो मिली जुली सरकार या भारत में सबसे पहली जो गठबंधन सरकार बनी थी वो वामपंथी पार्टियों ने बनाई थी केरल में 1965 के आसपास, ठीक है ना। और भारत में केंद्र में जो पहली गठबंधन सरकार बनी थी, हालांकि जनता पार्टी को भी कहते हैं लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ, एक्चुअली भारत में पहली जो गठबंधन सरकार केंद्र में बनी थी वो वीपी सिंह ने बनाई थी 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, ठीक है साहब। तो अब यहाँ से गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया। और गठबंधन क्या है, मजबूरी का बंधन है। गठबंधन जो है वो मजबूरी का बंधन है। जब भी लोकसभा या विधानसभा में 2 पार्टियां देखती हैं कि भाई हम अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो आपस में मिल जाती हैं और मिल के बहुमत का इंतजाम कर लेती हैं। जैसे अभी सीट बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, 273। तो किसी के पास 200 सीट हैं, किसी के पास 50 सीट हैं, कोई 25 सीट ले आया, तो इस तरह से हो गई 275 सीट। 3 पार्टियों ने अपना गठबंधन बना लिया। जब हमारे यहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, तो आप बता सकते हैं कितनी पार्टियों का गठबंधन था वो। 1996 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो कितनी पार्टियों का गठबंधन था वो हैं? 13 दिन सरकार चली थी उनकी और 13 ही पार्टियां थी उसमें, ध्यान रखना, याद करने के लिए है ना। 13 दिन उनकी सरकार चली थी और 13 ही पार्टियों का उनका गठबंधन था, ठीक है ना। काफ़ी उस समय मीडिया में उनका काफ़ी उपहास उड़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद ये प्रयोग आगे चल पड़ा, है ना। अब तो NDA 1 और NDA 2 में एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी पार्टियाँ उसमें हैं, शामिल हैं। तो यहाँ से भारत में गठबंधन की राजनीति जो आगे बढ़ चली। तो गठबंधन का मतलब ये है कि हाउस में मेजोरिटी को जुटाना, जिससे कि न केवल आप सरकार बना सकें बल्कि चला भी सकें। अच्छा, अब गठबंधन की राजनीति का एक रूप तो ये हो गया कि आप इलेक्शन लड़े, अलग अलग इलेक्शन आप अलग अलग लड़े और बाद में फिर आप एक हो गए। इलेक्शन से पहले एक दूसरे की खूब आलोचना की, पानी पी पी के कोसा, और उसके बाद जब देखा सीटें नहीं मिल रही हैं
पूरी सीटें नहीं हो रही हैं, सरकार बनानी है, तो आपस में गलबहियाँ होने लगी, सरकार बना ली। इसी को हम कहते हैं गठबंधन। तो गठबंधन का एक रूप तो यह है कि आप जो हैं सरकार को बनाने और चलाने के लिए सीटों को साझा कर लेते हैं, और हाउस में जब भी कोई वोटिंग होती है एक साथ हो जाते हैं। गठबंधन की राजनीति के और रूप भी हैं। अब एक चलन आया है, एक चलन ये है कि इलेक्शन से पहले, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां जो हैं मिल के चुनाव लड़ती हैं। जैसे एनडीए, आप समझें, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इन्होंने 2014 में भी और 2019 में भी मिल करके चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद फिर इन्होंने मिली जुली ही अपनी सरकार बनाई। तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां अक्सर चुनाव से पहले ही अपना अलायंस कर लेती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया नाम का गठबंधन बना, 26 पार्टियों का इंडिया नाम का गठबंधन बना। तो ये गठबंधन किस लिए बना है कि भाई हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर अपनी सरकार बनाएंगे। तो जब पार्टियां 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आपस में अलायंस करती हैं, तो गठबंधन का एक रूप वो भी है। अच्छा, यहीं पर मैंने अभी आपसे एक बात की थी, बाहर से समर्थन या मिलीजुली सरकार। अब आप देखें, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद आपको जो है कि मैजिक नंबर नहीं मिला। अब या उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ 1989 का, जब बीपी सिंह जी ने सरकार बनाई थी। अच्छा, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले, तुरंत पहले तो नहीं, लेकिन उससे पहले किसी स्टेट के सीएम भी रहे हैं। किसी स्टेट के? विश्वनाथ प्रताप सिंह। किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। किस स्टेट के? यूपी के सीएम भी रह चुके हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। अच्छा, अब जब उन्होंने 1989 में जब सरकार बनाई, तो उन्हें सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। अब ये बाहर से समर्थन क्या होता है? बीजेपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन क्या होता है, कोई बताएंगे? आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है सवाल? हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। आप देखें, मैंने क्या कहा? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर कहा ना मैंने, सरकार बनाने के लिए हमने जो मिनिमम सीट है उसका आंकड़ा हमने जुटाना है। तो जनता दल के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो अकेले दम पे सरकार बना ले। अब राष्ट्रपति ने उनको जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। अब उन्हें विश्वास प्रस्ताव पर वहाँ पर अपना कहते हैं विश्वास प्रस्ताव साबित करना था या सदन में अपनी मेजोरिटी दिखानी थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 80 सीट थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 80 सीटों के साथ जनता दल को या बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि हम इस सरकार में कोई भी मंत्री पद नहीं लेंगे। बीजेपी ने उस सरकार में कोई भी मंत्री पद नहीं लिया था, यानी कोई भी मंत्रालय नहीं लिया था। तो इसको कहा गया था बाहर से समर्थन। पहली बार ये शब्द ध्यान में आया, या इस शब्द को गढ़ा गया, बाहर से समर्थन। अगर बीजेपी कोई मंत्री पद ले लेती, एक मंत्री भी अगर बन जाता, तो वो सरकार में शामिल हो जाते, सरकार में भागीदार हो जाते। इसी को कहते हैं मिली जुली सरकार। ध्यान रखना, गठबंधन का मतलब मिला जुला नहीं है। गठबंधन का मतलब तो ये है कि आप आपस में मिल गए संख्या को जुटाने के लिए। लेकिन अगर आप सरकार में शामिल हैं तो आप भीतर से समर्थन दे रहे हैं, यानी कि मिली जुली सरकार है। लेकिन आप सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन जब भी हाउस में वोटिंग होती है तो प्रधानमंत्री का जो भी दल है उसके आप साथ रहते हैं। इसको हम कहते हैं बाहर से समर्थन। बाहर से समर्थन, अंदर समर्थन या मिली जुली सरकार। ओके, अच्छा, इसे आप अल्पमत की सरकार भी कह सकते हो। बहुमत की सरकार जिसके पास स्पष्ट मेजोरिटी है, और जिसके पास मेजोरिटी नहीं है उसे आप अल्पमत की सरकार कह सकते हो, है ना। बीच में एक शब्द आया था पॉलिसी पैरालिसिस। जब हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो सरकारें थी ना, तो अक्सर शब्द आता था पॉलिसी पैरालिसिस, या नीतिगत मामलों को लेकर के पक्षाघात हो गया, लकवा हो गया। तो अक्सर जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन हो जाता है ना, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। उसे सरकार भी चलानी है और गठबंधन को भी बनाए रखना है। तो गठबंधन के जो साथी होते हैं अक्सर प्रधानमंत्री पर कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए दावा डालते हैं जो उसके बस की बात नहीं होती है। तो काम जो है आगे बढ़ते नहीं है, पॉलिसी आगे बढ़ती नहीं है। इसी को कहा गया था पॉलिसी पैरालिसिस। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया बाहर से समर्थन, मिलीजुली सरकार वगैरह वगैरह। अब अक्सर हमारे यहाँ होता ऐसा है, हालांकि जो एनडीए 1 और 2 की जो सरकारें हैं, यूपीए 1 या यूपी 2 की सरकार जो हैं वो पूरे 5 साल चली, लेकिन अक्सर गठबंधन में आपस में झगड़ा होता रहता। तो इसकी बात खैर कभी बाद में करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली और सरकार का गठन हो गया। अब जब सिंपल मेजॉरिटी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेजॉरिटी नहीं है तो यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें, अब यहाँ पर राष्ट्रपति किसी को भी बुलाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर भारत के राष्ट्रपतियों ने एक परंपरा, एक रिवाज का पालन किया है। हमारे संविधान में, संसदीय कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा। हमारा संविधान मौन है कि अगर किसी को बहुमत ना मिले तो किसकी सरकार बनेगी। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति निर्णायक हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने एक रिवाज का पालन किया है अभी तक कि वो सबसे पहले जो मौका देते हैं उस पार्टी को देते हैं जिसकी लोकसभा में सीटें सबसे ज़्यादा हैं। जिस पार्टी की सीटें लोकसभा में सबसे ज़्यादा हैं उस पार्टी को वो मौका देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अलायंस या ऐसा गठबंधन है जो चुनाव से पहले बना है, आपने सुना होगा बम्बई केस, SR बम्बई केस सुना है? तो ये इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी राज्यपालों को। वो कहा था कि भाई आप एक काम करें, जब भी किसी राज्य में किसी को भी सरकार बनाने के लिए बहुमत ना मिले तो आपको ये काम करना चाहिए, करना चाहिए कि आप सबसे बड़ी पार्टी को मौका दें। अगर सबसे बड़ी पार्टी सरकार ना बनाए तो आप ऐसे अलायंस को मौका दें जो चुनाव से पहले बना था। उसकी सीटें जब सबसे ज़्यादा हैं लेकिन वो चुनाव से पहले बना था, अगर वो भी सरकार ना बनाए तो फिर आप ऐसे अलायंस को मौका दें जो चुनाव के बाद बना है। तो उसी तरह से भारत के राष्ट्रपति ने इन परंपराओं का निर्वाह किया है कि सबसे पहले हम मौका देंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो सरकार नहीं बनाती है तो हम मौका देंगे ऐसे अलायंस को जिसके पास सीटें सबसे ज़्यादा हैं और जो चुनाव से पहले बना था, चुनाव मिलकर उन्होंने लड़ा था। वो भी नहीं बनाते हैं तो फिर अब राष्ट्रपति संभावना देखेंगे कि भाई नई सरकार कैसे बनेगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल संभावना देखते हैं कि नई सरकार कैसे बनेगी। क्यों? क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं इलेक्शन कराने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 5-6 महीने जो मशीनरी है सारी उसका ध्यान केवल चुनाव पर रहता है। विकास के काम एक तरह से थम से जाते हैं। तो राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि आप प्रयास करें कि हर 1 साल बाद भारत को या किसी भी देश को नए चुनाव बर्दाश्त या नए चुनाव का खर्च बर्दाश्त ना करना पड़े। तो राष्ट्रपति यथासंभव प्रयास करते हैं कि भाई कोई नई सरकार बन जाए, ना बने तो फिर ठीक है भाई नए चुनाव कराओ। अब सरकार, प्रधानमंत्री महोदय ने सरकार बना ली। अब सरकार में मंत्रिपरिषद एक शब्द आता है, यहीं पर मैं आपको अब आके लेके चलूँगा अपनी अगली वीडियो में कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।